हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेहुल और आज का हमारा नया सब्जेक्ट रहेगा पदार्थ विज्ञान। तो आज से हम पदार्थ विज्ञान की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो हम पदार्थ विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। ठीक है, जो कि पदार्थ विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पदार्थ विज्ञान में पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण वाला चैप्टर। ठीक है, देखिए फिर आता है सबसे पहले कि पदार्थ शब्द की निरूक्ति, मतलब पदार्थ शब्द बना कैसे है। देखिए इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड पदार्थ। देखिए पदार्थ शब्द जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द है उसमें? पद और अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पद का मतलब क्या होता है? पद मतलब शब्द या फिर अक्षर। ठीक है, कोई भी शब्द जैसे क हो गया, ख हो गया, ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द या फिर कोई अक्षर, ठीक है, उसे हम पद बोलते हैं। और अर्थ मतलब शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय, मतलब उस शब्द, जैसे मैंने यहाँ आपको लिखा, जैसे सेब है, ठीक है, सेब, तो सेब से उसका मतलब क्या होता है? सेब से मतलब अपने को समझ में आता है कि एप्पल एक फ्रूट है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अर्थ। ठीक है, उसका अर्थ बोलते हैं। सेब एक शब्द हो गया या फिर उसे बोल सकते हैं पदार्थ, सॉरी पद बोल सकते हैं। और उसका अर्थ जो होता है, मतलब उसका जो मीनिंग होता है, उसे हम अर्थ बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन। देखिए आचार्य चक्रपाणी के अनुसार पदार्थ की डेफिनेशन, देखिए पदस्यार्थ पदार्थ, मतलब देखिए ये वाला जो है वो हमारा चरक संहिता में चक्रपाणी की टीका से लिया गया हुआ हमारा श्लोक है। ठीक है, पद के पदार्थ, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। मतलब हमारा जो पद रहता है उसके मीनिंग को, उसके पदार्थ को हम, उसके अर्थ को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, देखिए मीनिंग ऑफ वर्ड और टर्म इज कॉल्ड एज द पदार्थ, वो मैंने आपको सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, देखिए उसके बाद दूसरी हमारी संहिता आती है शब्द पदार्थ के अनुसार प्रमिति विषय पदार्थ, जो कि शब्द पदार्थ का एक वर्ष है। ठीक है, मतलब श्लोक है। यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं, जिससे हमें यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान मतलब ट्रू नॉलेज, रियल नॉलेज मिल सके, उसे हम यथार्थ ज्ञान कहते हैं। ठीक है, और उस मतलब जो यहाँ यथार्थ ज्ञान हमें जिससे मिल रहा है उससे को हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सुश्रुत संहिता के अनुसार, किसके अनुसार? हमारे आचार्य सुश्रुत की सुश्रुत संहिता के अनुसार, देखिए यो अर्थो अभिहितः सूत्रे पदे वा सह पदार्थ पदस्य पदयो वा अर्थ पदार्थ, जो कि सुश्रुत उत्तर में दिया गया है। ठीक है, देखिए उसका मीनिंग क्या होता है? सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब कोई भी एक सूत्र हो या कोई भी एक पदार्थ हो, उस पद का कोई भी सूत्र या फिर पद का जो मीनिंग होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये सारा आचार्यों ने एक जैसी बात बोली है, लेकिन उन लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी थोड़ी सी क्या बोलते हैं चेंजेस करके बोला हुआ है। ठीक है, द मीनिंग व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सूत्र और वर्ड इज पदार्थ। ठीक है, सिंपल मीनिंग है देखिए उसका। फिर आता है पदार्थ के लक्षण, कि भाई पदार्थ होता कैसा है। देखिए पदार्थ में तीन लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से तीन लक्षण होते हैं? देखिए मैं आपको दिखाता हूं इधर। हमारे पदार्थ में तीन लक्षण होते हैं। देखिए पहला आता है हमारा अस्तित्व, दूसरा आता है ज्ञेयत्व, और तीसरा आता है अभिधेयत्व। देखिए अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस। ठीक है, पदार्थ की सत्ता होती है, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, उसके होने का भाव होता है। मतलब एक पदार्थ को एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम अस्तित्व कहते हैं। अस्तित्व होगा तभी तो पदार्थ होगा, क्योंकि उसका लक्षण है। ठीक है, उसके बाद ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व मतलब नोएबिलिटी, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसे जाना जा सकता है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि एक पेन है, ठीक है, ये एक पदार्थ हो गया, तो आपको पता है ये पेन है, तभी तो आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ज्ञेयत्व। और फिर आता है अभिधेयत्व, पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है, द स्टेट ऑफ नेमेबिलिटी। ठीक है, अभिधेयत्व मतलब नेमेबिलिटी, मतलब मैं आपको कहता हूं कि ये पेन है, ये काम करता है, क्या काम करता है? लिखने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये पदार्थ है तो हमें उसका नाम भी देना पड़ेगा, तो उसे हम अभिधेयत्व बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको नाम दे दिया पेन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या आता है। देखिए पदार्थ की संख्या, मतलब डिफरेंट आचार्य ने हमारे डिफरेंट संख्या दी गई है पदार्थ की। देखिए जैसे सुश्रुत संहिता में हमारे पदार्थ की संख्या देखिए अब असंख्य दी गई है, अपरिमित दी गई है। ठीक है,
उन्होंने बताया है कि जो हमारा पदार्थ है वो इन्यूमेरेट है, मतलब उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि असंख्य है। फिर देखिए चरक संहिता ने एक जगह पर दो पदार्थ की बात कही गई है, जिसमें सत और असत की बात कही गई है, ठीक है। मतलब देखिए सत पदार्थ मतलब जिनमें होने का भाव पाया जाता है, मतलब वो पदार्थ खुद एक अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। जैसे ये पेन है, तो ये पेन लिखने का काम करती है, पेन एक पदार्थ है तो अपने एग्जिस्टेंस को वो शो करती है, ठीक है, तो उसे सत पदार्थ मानेंगे। देखिए उसके बाद आता है असत पदार्थ, जिनमें होने का भाव ना हो, ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम असत पदार्थ बोलते हैं। देखिए उसके बाद हमारे चरक हमारे में ही एक जगह पर 6 पदार्थ का भी वर्णन किया गया है। देखिए ये पदार्थ हमारे सामान्य पदार्थ, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समूह, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे हमें पदार्थ विज्ञान में आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारे वैशेषिक दर्शन में भी 6 पदार्थ का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए चरक आचार्य चरक और वैशेषिक दर्शन के जो पदार्थ है वो दोनों सिमिलर है, लेकिन उन दोनों का जो क्रम है बताने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए जैसे चरक ऋषि ने हमारे पहले बताया सामान्य, फिर बताया विशेष, लेकिन देखिए यहाँ हमारा वैशेषिक दर्शन में उल्टा बोला है, पहले द्रव्य, फिर गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और फिर समूह आता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए और वैशेषिक दर्शन का याद रखने की ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए उसका शॉर्ट फॉर्म होता है DGKSVS, ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समूह, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे वैशेषिक दर्शन की रूप से हो गया। देखिए अब नव्य न्याय दर्शन, मतलब हम उसे सिंपली न्याय दर्शन भी बोलते हैं, उन्होंने 7 पदार्थ बताए गए, 6 भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ, ठीक है फ्रेंड्स। सांख्य दर्शन में भी हमारे 25 तत्वों के बारे में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उनमें पदार्थ नहीं कहा गया, उनमें तत्वों कहा गया है। देखिए वो कौन कौन से तत्व है, पुरुष एक हो गया, अपनी मूल प्रकृति हो गई, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय, मतलब देखिए 1 2 3 4 और 11 कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। फिर पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, मतलब 10 तो यही हो गए, 10 मतलब 11 21 हो गए और 4 हमारे 25 तत्व हो गए, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। फिर योग दर्शन आता है, उन्होंने 26 तत्व बोले, देखिए सांख्य दर्शन वाले 25 और एक उन्होंने जोड़ दिया ईश्वर को, ठीक है। फिर देखिए जैन दर्शन, उन्होंने भी 7 पदार्थ माना है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। एग्जाम की दृष्टि से हमारा योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक और चरक वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए क्या है भाव और अभाव पदार्थ। देखिए भाव और अभाव पदार्थ हम किसे कहेंगे, द्विविध में वो खलु सर्व सच्चा सच्च, मतलब ये चरक ऋषि का कोट है। देखिए भाव एवं अभाव पदार्थ का वर्णन चरक संहिता में प्राप्त होता है, ठीक है। चरक संहिता के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं 2 भाग में विभक्त है। कौन कौन से 2 भाग, सत पदार्थ और असत पदार्थ, ठीक है। सत अर्थात जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में दिखाई देती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक मनुष्य, ठीक है, क्या ह्यूमन की एग्जिस्टेंस हमें दिखाई देती है, तो वो सत पदार्थ हो गया। ऐसे ही भाव पदार्थ को मतलब उसे ही भाव पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। जबकि आगे हमारे असत अर्थात जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में नहीं दिखाई देती है, मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कुछ भी एलियंस, ठीक है, तो एलियन किसी ने नहीं देखा था, एलियन तो हमारा हो गया असत पदार्थ हो गया, ठीक है। इसे अभाव पदार्थ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, असत को अभाव पदार्थ भी बोलते हैं और भाव पदार्थ कौन क्या बोलते हैं, सत पदार्थ भी बोल देते हैं, ठीक है। इन भाव और अभाव पदार्थों की परीक्षा आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन 4 प्रमाणों ने करके कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी चरक संहिता में आता है, ठीक है। चरक संहिता सूत्र स्थान 11 चैप्टर में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 4 प्रमाण वाले, पहला आ जाएगा आप्तोपदेश, फिर प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, हमारे 4 बेसिक पदार्थ है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रमाण, ठीक है। देखिए अब हम आगे चलते हैं। आइए देखिए हमारा जो बेसिक लेक्चर है आज का, उसमें हम सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए आयु मतलब होता है लाइफ पीरियड, ठीक है। देखिए आयु के लक्षण आयुर्वेद में कैसे बताया गया, देखिए उसकी डेफिनेशन, शरीर इंद्रिय संपादन संयोग को धार्य जीवितम नीचे कश्च अनुबंधश्च प्रकटे आयु उच्यते, ठीक है। वो भी चरक संहिता के सूत्र स्थान में फर्स्ट चैप्टर दीर्घम जीवितो अध्याय का श्लोक है, ठीक है। देखिए ये श्लोक क्या कहता है,
हमारा शरीर जो है वो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। मतलब शरीर हो गया ह्यूमन बॉडी, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये चारों का जो संयोग होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ, आयु। ठीक है। फिर जो आता है धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध, वो हमारे आयु के क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। ठीक है, पर्याय हो गए। देखिए हम आगे चलते हैं। जैसे देखिए आचार्य चक्रपाणि ने थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। ठीक है। जैसे धारी का मतलब क्या होता है? शरीर का धारण करने वाला, उसे सड़ने न देने वाला, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे शरीर को धारण करते हैं उसे हम धारी कहेंगे। ठीक है। फिर आता है जीवित, मतलब प्राणों को जीवित रखने वाला, उसे हम जीवित कहते हैं। ये सारे हमारे सिनोनिम है, वो पिछले श्लोक वाले। ठीक है। नित्य, नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होने हुए चलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम नित्य कहते हैं। फिर आता है हमारा अनुबंध, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है, उसे हम बोलते हैं अनुबंध। ठीक है फ्रेंड्स, बांधे रखता का बंध याद रखिए तो ये थोड़ी सी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है। ये सारे हमारे आयु के सिनोनिम हो गए जो कि चक्रपाणि आचार्य ने बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हम आते हैं आयुर्वेद के बारे में हम बात करते हैं। देखिए आयुर्वेद का लक्षण दिखाया गया है पदार्थ में अकॉर्डिंग टू चरकाचार्य। देखिए क्या दिखाया गया है? हिताहितम सुखम दुखम आयुष्यस्य हिताहितम मानम चतुर्थ यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये भी हमारे चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर का ही श्लोक है। ठीक है। देखिए उसका मतलब क्या होता है? जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुखायु और दुखायु का, इन चार प्रकार की आयु का के लिए हित और अहित, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। मतलब देखिए चार प्रकार की आयु बताई है हमारे चरक ऋषि ने, चार प्रकार की आयु बताई। कौन कौन सी? पहली आ गई हितायु, फिर आ गई सुखायु, फिर आ गई अहितायु, फिर आ गई हमारी दुखायु। ठीक है। देखिए ये चार प्रकार की जिसमें हमारी आयु बताई गई है। ठीक है। और उन आयु के लिए पथ्य और अपथ्य, मतलब आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसी, मतलब जब आप अच्छे काम करोगे तो आपको हितायु और सुखायु प्राप्त होगी, अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको अहितायु और दुखायु प्राप्त होगी। ऐसा वर्णन किया गया है आयु का मान, आयु का स्वरूप जिसमें वर्णन किया गया है उस शास्त्र को हम बोलते हैं आयुर्वेद। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके आगे हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। देखिए सुश्रुताचार्य क्या बोल रहे हैं? आयु अस्मिन् विद्यते अनेन वायुर्विंद स्थिति आयुर्वेद। देखिए ये भी हमारे सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में पहले चैप्टर का ही श्लोक है। देखिए आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में की गई है उसे हम आयुर्वेद बोलते हैं। देखिए सुश्रुत ऋषि ने यहाँ थोड़ा सा कंसाइज वे में दिया गया है। देखिए क्लियरली दिया गया है। देखिए आयु से संबंधित ज्ञान, मतलब जो हमारी लाइफ से संबंधित, क्या लाइफ से हमारा अच्छा है, लाइफ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और दीर्घायु के उपचार, मतलब लॉन्ग लाइफ कि भाई पर्सन कैसे 100 साल तक जी सके, लंबी से लंबी उम्र पा सके। ठीक है। उनके उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में की गई है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। देखिए उसके बाद हमारा आता है अष्टांग हृदय का श्लोक जो कि पहले चैप्टर का ये सूत्र संहिता। देखिए आयु कामना मान्यना धर्मार्थ संसाधन आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। देखिए मतलब क्या बताया गया है इस श्लोक में? बताया गया है कि जो भी अपनी आयु की कामना कर रहा है, अपनी सुख आयु की और लंबी आयु की कामना कर रहा है, उस व्यक्ति को आयुर्वेद के जो सारे रूल है हम बोल सकते हैं कि उपदेश है, उसे उसका विनय करके उसे उसका पालन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसको ओबे करना चाहिए। ठीक है। तभी वो हमारी आयु को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। और उसी शास्त्र को हम आयुर्वेद बोलते हैं। देखिए फिर आता है हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार भाइयों में भी ये पूछा जाता है कि भाई आयुर्वेद का प्रयोजन बोलिए। देखिए प्रयोजन चार्जले स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। देखिए ये क्या बोल रहा है कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब जिस पुरुष को कोई डिजीज नहीं है, जिस व्यक्ति को कोई डिजीज नहीं है, वो कंप्लीटली स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। और आतुर मतलब रोगी, जो कि भाई हम बोल सकते हैं पेशेंट, उसके रोग को दूर करना।
ये दो प्रयोजन है, ठीक है फ्रेंड्स। आयुर्वेद का जो मेन प्रयोजन है वो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण है, ठीक है। मतलब हमें जो नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन, उसका जो हेल्थ है वो मेंटेन करना, ओके। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद इज टू ट्रीट द डिजीज्ड पेशेंट, ओके। देखिए उसके बाद हम आते हैं आयुर्वेद शब्द के पर्याय के बारे में। देखिए कौन कौन सा है हमारे पर्याय। देखिए हमारे चरक संहिता सूत्र संख्या 30वें चित्र से श्लोक लिया गया है। आयुर्वेद के जो हमारे पर्याय है वो आयुर्वेद शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, जो कि सारे आयुर्वेद के पर्याय है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कई बार एमसीक्यू में भी आ सकता है। देखिए उसके बाद हम चलते हैं सिद्धांत के बारे में। देखिए सिद्धांत क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखिए। सिद्धांत नाम परीक्षेकं बहुविधं परीक्षस्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। देखिए ये भी हमारे चरक संहिता के विमान स्थान से लिया गया श्लोक है। देखिए परीक्षकों मतलब देखिए हमारे सिद्धांत का मतलब क्या होता है। परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षण विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं मतलब प्रत्यक्ष अनुमान, हित्य और उपमान मतलब ये सारे प्रमाण है, ठीक है, के द्वारा उन परीक्षण विषयों को सिद्ध करे जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए वही सिद्धांत है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो कोई भी एक विषय है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई सेल थियरी, हम मॉडर्न एग्जांपल है तो सेल थियरी, ठीक है फ्रेंड्स। सेल थियरी में पता है कि भाई विर्को ने और उन्होंने दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सेल थियरी में पहले उन्होंने क्या करा होगा, ठीक है। देखिए पहले उन्होंने सेल थियरी के बारे में थोड़ा रिसर्च किया होगा, ठीक है, परीक्षा की होगी उनकी, रिसर्च किया, फिर देखिए उनको सिद्ध करने की कोशिश की, मतलब सिद्ध करने मतलब उनको प्रूव करने की कोशिश की, और उनसे जो सिद्ध हुआ है, क्या सिद्ध हुआ हमारा सेल थियरी। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए, कई सारी एग्जामिनेशन की होगी, तभी जाकर हमारी सेल थियरी प्रूव होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और सेल थियरी को हम बोलते हैं सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द एग्जामिनर्स आफ्टर एग्जामिनिंग द सब्जेक्ट मेनी टाइम्स एंड प्रूविंग दोस सब्जेक्ट्स बाय द हेतुस मतलब प्रमाण हमारा मेन चार होते हैं, ठीक है, इस कॉल्ड एज द सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए सिद्धांत के टाइप्स ऑफ द सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। देखिए उसके लिए हमारा चरक विमान स्थान में श्लोक किया गया है। सचतुर्विध सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। चार प्रकार के हमारे सिद्धांत होते हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम एक एक करके सारों को देखते हैं। देखिए हमारा पहला आता है सर्वतंत्र सिद्धांत। देखिए उसके नाम से हमारा पता चल रहा है कि यूनिवर्सल थियरी, यूनिवर्सल मतलब इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल लिटरेचर्स। देखिए सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों के सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि सेल थियरी, तो उसको कोई नकार नहीं सकता है, ठीक है, उसको कोई मतलब चैलेंज नहीं कर सकता है कि भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है, वो सारे शास्त्रों ने एक्सेप्ट किया होता है, ठीक है। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हो, अर्थात जो सर्वसम्मत हो, ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेप्टेड बाय ऑल। जैसे रोगों के कारण होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, रोगों के कारण है, बिना कारण के कोई रोग नहीं होता। जैसे आपने कुछ भी बाहर का खा लिया, ठीक है, कुछ भी मतलब ठंडा खा लिया, कुछ भी बिगड़ा हुआ खा लिया, तो आपको पेट के रोग हो गए, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें कोई नकार नहीं सकता कि भाई नहीं हो। फिर साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय इत्यादि, मतलब जैसे मैंने आपको साध्य रोग मतलब ऐसे रोग होते हैं जो कि हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि जल्दी थोड़ी सी मेडिसिन में ट्रीट हो जाते हैं। जैसे आपको सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारा साध्य रोग में आता है। देखिए उसका इंग्लिश पढ़ता हूँ। द थियरी व्हिच इज फेमस इन ऑल साइंसेस एज द थियरी इज कॉल्ड एज द सर्वतंत्र और यूनिवर्सल सिद्धांत, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सिद्धांत। और देखिए कौन सा है दूसरा हमारा है प्रतितंत्र सिद्धांत, नॉन यूनिवर्सल थियरी। मतलब देखिए क्या होता है नॉन यूनिवर्सल थियरी में। प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है। देखिए भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से,
मतलब एक कोई एक बोल रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि कोई अच्छा हमारे जो रस होते हैं, रस मतलब जो हमारे मॉडर्न में हम बोलते तो टेस्ट, ठीक है, टेस्ट जो हम सेंस कर सकते हैं जीभ से, उसकी संख्या 6 मानी है, तो किसी ने 8 मानी है, तो ये हमारा वेरिएशन आता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने जो एक्सेप्ट किया है आयुर्वेद में, वो रस की संख्या 6 मानी गई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। कौन कौन से होते हैं हमारे 6 रस? पहला आता है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये हमारे 16 रस होते हैं, ठीक है। देखिए the topic which is accepted by one science and not accepted by other is called as प्रतितंत्र सिद्धांत और नॉन यूनिवर्सल थियरी, ठीक है फ्रेंड्स। आफ्टर मूविंग टू आवर नेक्स्ट, देखिए अधिकरण सिद्धांत, ट्राइब्यूनल और इम्प्लाइड थ्योरी। देखिए ये क्या होता है, जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहा गया। देखिए यह वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि भाई एलियंस होते हैं, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उसके लिए थोड़े से मतलब एविडेंस इकट्ठे करूंगा, ठीक है। तो उस एविडेंस के आधार पर आपको मानना पड़ेगा कि एलियंस होता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि मुक्त पुरुष अनुबंधित शुभ अशुभ परिणाम वाले कर्म नहीं करते क्योंकि वे निष्प्रभ मतलब कामना रहित होते हैं। जैसे मतलब जो ये ऐसे पुरुष की बात कही जा रही है कि जो जिसने बहुत ही साधना की, बहुत ही तप किया हो, जिसने कोई पाप नहीं किया हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो मरने के बाद कोई कर्म नहीं करते हैं क्योंकि वो निष्प्रभ होते हैं, कामना रहित होते हैं, ठीक है। इस वजह से सिद्ध होता है कि कर्म का फल होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, बहुत ही महात्मा साधु संत होते हैं, वो निष्प्रभ होते हैं, ठीक है। क्यों निष्प्रभ होते हैं? क्योंकि वो कामना रहित होते हैं, कामना मतलब काम रहित होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कर्म का फल होता है, इसलिए वो नहीं करते, ठीक है। और मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। यह हमारा होता है अधिकरण सिद्धांत। देखिए when a topic is described or accepted, the other related topic also were proved or accepted. This is called the अधिकरण सिद्धांत। देखिए उसके बाद में आता है अभ्युपगम सिद्धांत, एक्सटेम्पोर और हाइपोथेटिकल थ्योरी। हाइपोथेटिकल मतलब उसका कोई निश्चित नहीं होता कि भाई यही होता है, ये कोई नहीं बता सकता कि भाई यही होता है। देखिए यदि किसी अप्रमाणिक, अपरिचित, अनुद्दिष्ट एवं अहेतुक बात को वैद्यगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं, जो डिबेट में माना होता है कि भाई मैंने ये कहा मेरा सही है, तू ये कह रहा है तेरा गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा को अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है, कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। जैसे ये ड्रग एक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे ड्रग की एक्शन होती है वो कई हमारे फैक्टर से रिलेटेड होती है, जैसे रस से होती है, गुण से होती है, वीर्य से होती है, विपाक से होती है। तो ये सारे एजम्पशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका मानना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम सिंपली डिबेट से मान सकते हैं। इफ एन अनकन्फर्ड untainted and inexorable thing is accepted by a group of Vaidya or doctors in the discussion, then it is called as the अभ्युपगम सिद्धांत और hypothetical theory. Simply मैं आपको बोलूं hypothesis and nothing else, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ हमारा अभ्युपगम सिद्धांत खत्म होता है। और देखिए थोड़े से और सिद्धांत की बात करेंगे। देखिए आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन एवं उनका महत्व देखिए, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देखिए सबसे हमारा जो आयुर्वेद का फेमस सिद्धांत है वो हमारा पंचमहाभूत सिद्धांत है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो भी है वो हमारा पंचमहाभूत है, ठीक है। देखिए पंचमहाभूत में क्या क्या आता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हमारे पंचमहाभूत में आते हैं। फिर षोडश सिद्धांत मैंने आपको बताया, जो कि हमारे 6 रस होते हैं, वो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, हमारे 6 रस होते हैं। रस मतलब टेस्ट, ठीक है। देखिए फिर हमारा स्रोत सिद्धांत, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। फिर देखिए त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत वेरी फेमस, वात, पित्त और कफ, ठीक है। फिर धातु पोषण सिद्धांत। धातु मतलब हमारी जो बॉडी की टिश्यू होती है उसे हमें आयुर्वेद में धातु कहा गया है, ठीक है।
धातु हमारे बॉडी में 7 होती है। कौन कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 हमारी धातुएं होती है। उनका जो पोषण होता है उनके लिए भी हमने वाद दिए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, सिद्धांत दिए हुए। फिर त्रिदंड सिद्धांत जो कि चरक संहिता में आ गया है। अग्निहार सिद्धांत, नवद्रव्य सिद्धांत, बहुत सारे फेमस सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे ना सब धातु सिद्धांत। देखिए फिर त्रिविध रोग मार्ग सिद्धांत, मतलब हमारे जो बॉडी में रोग होते हैं, कोई भी रोग होता है तो वो 3 मार्ग से हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य विशेष सिद्धांत, वेरी फेमस सिद्धांत को हमारा पदार्थ में। ठीक है, फिर स्वभाव परमाणु वो भी आपको पढ़ना है। पंचक सिद्धांत वो भी आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे हमारे मूलभूत आयुर्वेद के सिद्धांत हो गए। ठीक है, देखिए तो यहाँ हमारा आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ पदार्थ विज्ञान था वो खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी उसका खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।